प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद। ठीक है, अर्थात आज हम पश्चिमी राजनीतिक विचारक जेरेमी बेंथम की बातें करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम को ही उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। सबसे पहले बात ध्यान में रखनी है क्या, कि जेरेमी बेंथम को ही उपयोगितावाद का जनक, पिता या संस्थापक माना जाता है। हालांकि इनसे पहले किसी न किसी रूप में प्राचीन समय से ही सुखवादी दर्शन दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उपयोगिता का भी आधार सुख की प्राप्ति है, दुख से बचना है। तो इसका मतलब प्राचीन समय से इसकी बातें की जा रही थी, परंतु स्पष्ट रूप में हम यहां कहेंगे कि टॉमस हॉब्स को, क्या कह रहा हूं मैं, टॉमस हॉब्स को इसका प्रथम दार्शनिक माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि टॉमस हॉब्स ने स्पष्ट रूप में ये बात कही थी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया भी था कि आगे चल करके जेरेमी बेंथम के विचारों के ऊपर टॉमस हॉब्स के विचारों का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टॉमस हॉब्स भी यहाँ यही कह रहे हैं कि व्यक्ति उसी ही कार्य की तरफ आकर्षित होता है, उसे पसंद करता है जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है, और उस कार्य को नापसंद करता है, उससे दूर होता है जिससे उसको दुख की प्राप्ति होती है। अर्थात आकर्षण और विकर्षण का जो नियम है, इसका आधार हॉब्स ने सुख और दुख को ही माना है। किसको माना है? सुख और दुख को ही माना है। और यहां पर भी जो जेरेमी बेंथम है, वास्तविक रूप में उपयोगितावाद का आधार सुख और दुख को ही मान रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या हो रही है कि उपयोगितावादी विचारधारा को जो जनक है, मतलब वैसे इससे पहले उपयोगितावादी विचारधारा के बारे में बहुत लोगों ने चर्चाएं की थी, लेकिन उन्होंने सुखवादी दर्शन की बात की थी। अब इस सुखवादी दर्शन को व्यवस्थित रूप देने वाला कौन है? जेरेमी बेंथम है। इसलिए उपयोगितावाद का संस्थापक कौन है, पिता कौन है, जनक कौन है? जेरेमी बेंथम है। नोट कीजिएगा। अगली बात क्या है कि ये जो उपयोगितावादी विचारधारा है वो एक अंग्रेजी विचारधारा है। एग्जाम पूछ लिया जाता है, कौन सी विचारधारा है? अंग्रेजी विचारधारा है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम का जन्म 1748 ईस्वी में इंग्लैंड के अंतर्गत हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड के अंतर्गत हुआ था, इसलिए इसे अंग्रेजी विचारधारा मानी जाती है। इसी के साथ में इनकी मृत्यु कब हुई है? 1832 ईस्वी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में मुख्य बात आपको एक और ध्यान रखनी है, क्या, कि वैसे जेरेमी बेंथम के द्वारा जीवन भर लेखक का कार्य किया गया था। कहा जाता है कि इनके द्वारा लिखी हुई किताबें आज भी 144 बॉक्सों में बंद हैं, 144 संदूक। तो इन्होंने जीवन भर लिखा ही लिखा है। और जेरेमी बेंथम ने किसी भी क्षेत्र के बारे में कुछ छोड़ा नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र के बारे में लिखा ही है। इसलिए कहा जाता है कि हम एक चौराहे पर खड़े होकर किसी भी तरफ जाने का प्रयास करें तो हमें सामने जेरेमी बेंथम खड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जेरेमी बेंथम एक महान सुधारक थे। इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में सुधार की बात की है, और प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने लिखा ही लिखा है। इनके पिता के द्वारा इनको पूर्ण रूप में आर्थिक सहायता दी गई थी। अर्थात बच्चे की प्रतिभा देखकर स्पष्ट रूप में कह दिया गया था कि आप लेखन का कार्य कीजिएगा। इन्होंने जीवन पर्यंत लिखा ही लिखा था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चूंकि हम उपयोगितावाद को समझेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जेरेमी बेंथम का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ या पुस्तक है वो है शासन पर कुछ विचार। क्या? शासन पर कुछ विचार। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। क्या? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के अंतर्गत वास्तविक रूप में उपयोगितावाद की चर्चा की गई है। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में जो विद्यार्थी स्नातक
या स्नातकोत्तर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब चलिए हम मूल बात पर आते हैं, क्या कि वास्तविक रूप में जो उपयोगितावाद है, देखो आज हम केवल उपयोगितावाद के मूल सिद्धांतों की बात करेंगे। जो बेंथमवाद है इसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि जब तक हम उपयोगितावाद के मूल सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तब तक जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद या बेंथमवाद नहीं समझ सकते हैं। बेंथमवाद भी कह देते इसको, उपयोगितावाद भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि उपयोगितावाद के पिता जेरेमी बेंथम ही है, इसलिए इस उपयोगितावाद या बेंथमवाद की संज्ञा दी जाती है। अब सबसे पहली बात है कि उपयोगितावाद मूलतः एक आचार विषयक सिद्धांत है। क्या है ये? एक आचार विषयक सिद्धांत है। एग्जाम पूछ लिया जाता है कि निम्न में से जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो कैसा सिद्धांत है, आंसर होगा एक आचार विषयक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि जिस कार्य को करने से हमें लाभ हो वह अच्छा, और जिस कार्य को करने से हानि हो वह बुरा है। मतलब ये एक आचार विषयक सिद्धांत इसलिए है क्योंकि इसका मूल आधार एक ही है, और वो क्या है कि जिस कार्य को करने से हमें लाभ हो वह अच्छा है, और जिस कार्य को करने से हानि हो वह बुरा है। मतलब इसका मूल आधार केवल उपयोगिता है कि जिस कार्य को करने से हमें सुख की प्राप्ति हो वो कार्य करना चाहिए, और जिस कार्य को करने से हमें पीड़ा, दुख, कष्ट की प्राप्ति हो वह कार्य नहीं करना चाहिए। यह एक सामान्य सिद्धांत की बात है। हालांकि राजनीति में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर यह कहा जाएगा कि राज्य के द्वारा ऐसे कार्य किए जाने चाहिए, राज्य के द्वारा ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। जैसा कि उपयोगितावाद का जो मूल सिद्धांत है वो है, नोट कीजिएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। देखो संपूर्ण रूप में बेंथमवाद या उपयोगितावाद को समझना है तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इस सिद्धांत का जो मूल मंत्र है वह है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब राज्य सरकार के द्वारा कोई नियम कानून बनाया जाए तो इसके अंतर्गत ये देखा जाना चाहिए कि इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। ठीक है, मतलब केवल वही नियम बनाए जिनसे जनता को सुखों की प्राप्ति हो, और यदि राज्य के द्वारा ऐसे नियम बनाए जाए, ऐसे कानून बनाए जाए जिनसे जनता को कष्ट या दुख की प्राप्ति होती है तो ऐसे राज्य को, ऐसी सरकार को परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। तो एक बात और बताना चाह रही हूं, वास्तविक रूप में उपयोगितावाद का भी जो मूल आधार वो व्यक्तिवाद ही है, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति की तो बात की जा रही है कि राज्य सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे व्यक्ति को सुख मिले, और स्वयं व्यक्ति दैनिक जीवन में वो कार्य करे जिनसे सुख की प्राप्ति हो, जिनसे दुख की प्राप्ति होती है उन कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या उपयोगितावाद क्या है? कि मूलतः आचार विषयक सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है कि जिस कार्य को करने से, नोट करेंगे, जिस कार्य को करने से हमें लाभ हो वह अच्छा, और जिस कार्य को करने से हानि हो वह बुरा है। क्लियर? अब इसके बाद में इसी का प्रयोग यदि राजनीतिक क्षेत्र में किया जाए, किसका? उपयोगितावाद। इसका यदि राजनीतिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाए इसका मतलब क्या होगा? नोट करें, राज्य को केवल वही कार्य करने चाहिए जिनसे अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचे। देखो अब ये तो एक सामान्य आचरण की बात आ गई। दैनिक जीवन में भाई हम भी तो उसी कार्य को करते हैं जिससे हमें लाभ की प्राप्ति होती है, और उस कार्य से बचते हैं जिससे हमें कष्ट की प्राप्ति होती है। ये बात हॉब्स के द्वारा भी कही गई थी, हॉब्स के द्वारा कही गई थी, इसलिए इसको प्रथम, मतलब इस संदर्भ में इसका कि उपयोगितावाद का प्रथम दार्शनिक माना जाता है। लेकिन इसका जनक किसको माना जाता है उपयोगितावाद का? क्योंकि व्यवस्थित रूप में देने वाला कौन है? जेरेमी बेंथम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ विशेष जो समझने की बात यह है कि राज्य और सरकार के द्वारा ऐसे नियम, ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिनसे अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ
पहुंचे। ये इसका मूल आधार है। अर्थात जेरेमी बेंथम का मुख्य कहना यह है कि वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिससे अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों को सुख की प्राप्ति हो। तो इसका मतलब फिर कह रहा हूं, इस उपयोगितावादी विचारधारा का जो मूल आधार है, इसका जो मूल सिद्धांत है, जिसके ऊपर ये संपूर्ण विचारधारा टिकी हुई है, आधारित है, वो क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। नोट कीजिएगा, क्या? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अर्थात इसका भावार्थ ये है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे सरकार हो, उसके द्वारा उन्हीं कार्यों को किया जाना चाहिए जिनके द्वारा उन्हें सुखों की प्राप्ति होती है। अर्थात इनका कहना है कि वास्तविक रूप में ये वही कार्य करें जिनसे सुख की प्राप्ति हो, उन कार्यों को ना करें जिनसे दुख की प्राप्ति हो। तो क्या आज व्यवहार में इसको नहीं अपनाया जाता है? हम कह सकते हैं जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्लेश रहेंगे, इन क्षेत्रों में अन्याय होगा, तब तक किसी न किसी रूप में जेरेमी बेंथम के इस आधारभूत वाक्य का प्रयोग किया जाता रहेगा। किसका? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपसे एग्जाम पूछ ले जाए कि जेरेमी बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा का मूल मंत्र क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका भावार्थ क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए अब आगे पहुंचते हैं हम। क्या वास्तविक रूप में उपयोगितावाद की चर्चा केवल जेरेमी बेंथम ने की है? इससे पहले भी किया जा चुका है इसकी चर्चा। यस, प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में इसकी चर्चा की जाती रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे भारतीय दर्शन के अंतर्गत एक दर्शन चलता है, चारवाक दर्शन। क्या? नोट कीजिएगा, चारवाक दर्शन। भाई चारवाक दर्शन क्या कहता है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ। अर्थात इनका कहना है कि दूध पिएगा, घी पिएगा, अच्छा भोजन ग्रहण कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका जीवन है तब तक आप आनंद से जिएगा। मृत्यु होने के बाद फिर कैसा पुनर्जन्म? जब ये देह नष्ट होगी तो फिर वापस आएंगे या नहीं, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो इनका कहने का भावार्थ यह है कि जीते जी आनंद से जीवन जिएगा, चाहे आप इसके लिए कर्जा क्यों ना लेना पड़े, ऋण क्यों ना लेना पड़े, इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? सुख की बात कर रहे हैं कि जीवन जिए तो ऐसे जिए कि उसमें किसी भी रूप में आपको कष्ट की प्राप्ति ना हो, सुख से जीवन जियो, चाहे इसके लिए आपको किसी भी रूप में किसी से कर्जाई क्यों ना लेना पड़े, इसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। तो चारवाक दर्शन ये बात कह चुका है, सुख की बात कर चुका है, हॉब्स ये बात कह चुकी है। उससे पीछे भी हम जाते हैं तो एक विचारधारा चलती थी एपिक्यूरियनवाद, इसके द्वारा भी इसकी बातें की गई थी। मतलब प्राचीन समय में ही किसी न किसी रूप में सुखवादी दर्शन दिया गया था, और इस उपयोगितावाद का जो आधार है सुखवादी दर्शन ही तो है भाई, कि व्यक्ति, राज्य को वो कार्य करने चाहिए या वो कार्य किए जाते हैं जिनसे उनको सुख की प्राप्ति होती है, और जिनसे कष्ट या पीड़ा की प्राप्ति होती है उन कार्यों को नहीं किया जाता है। तो ये दर्शन प्राचीन समय से दिया जा रहा था। अब बेंथम ने तो क्या किया? बेंथम ने इसको व्यवस्थित रूप दे दिया है, बस इतना सा किया है। क्या? जेरेमी बेंथम ने इस सुखवादी दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया है, और इसी को क्या नाम दिया गया? उपयोगितावाद। अर्थात यहाँ मूलतः देखा जाता है कि प्रत्येक उस कार्य को, जो कार्य व्यक्ति या राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो ये देखा जाए कि उस कार्य की उपयोगिता है या नहीं। अगर उपयोगिता है, उससे सुख की प्राप्ति होती है, तो उस कार्य को किया जाना चाहिए, और यदि उसकी उपयोगिता नहीं है, उससे कष्ट प्राप्त होता है, दुख की प्राप्ति होती है, तो उस कार्य को नहीं किया जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में यहां मैं क्या कह रहा हूं कि हॉब्स इससे पहले बात कह चुके हैं, चारवाक दर्शन में भी ये बातें मिलती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। एक बार क्या हुआ कि जेरेमी बेंथम एक किताबों की दुकान पर एक किताब का अध्ययन कर रहे थे, और वह किताब किसकी थी? प्रिस्टले की। नोट कीजिएगा, किसकी थी? प्रिस्टले की। वह पुस्तक कौन सी थी? शासन पर निबंध।
नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रिस्टले की किताब कौन सी पढ़ रहे थे? शासन पर निबंध। अब इस शासन पर निबंध का जब अध्ययन कर रहे थे प्रिस्टले की पुस्तक का, तो इसमें हचेसन, नोट करें क्या, हचेसन की पुस्तक सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसॉफी, क्या, सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसॉफी, इसके अंतर्गत इन्होंने एक वाक्य पढ़ा, क्या, कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब ये प्रिस्टले की पुस्तक में दिया हुआ था, क्या, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अब ये लिया कहां से गया था? इन्होंने कहां से लिया था? ये हचेसन की पुस्तक से। कौन सी पुस्तक? सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसॉफी। अब जैसे ही जेरेमी बेंथम ने इस मूल मंत्र को पढ़ा, किसको? मतलब यहां उपयोगितावाद का जो मूल मंत्र है वह है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, और इस मूल मंत्र का पहली बार प्रयोग किसने किया था? हैचेसन ने। नोट कीजिएगा, किसने? हैचेसन ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। किसका? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। कहां? अपनी पुस्तक में, सिस्टम ऑफ मॉरल फिलोसॉफी में। ये बात ध्यान रखेंगे। अब हुआ क्या कि प्रिस्टले ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत इस मूल मंत्र को अपनाया था और जेरेमी बेंथम इस पुस्तक को पढ़ रहे थे। तो यहां पर जैसे ही जेरेमी बेंथम को ये मूल मंत्र मिलता है, किसका? हचेसन का दिया हुआ, इस पुस्तक में, प्रिस्टले की पुस्तक में, तो जेरेमी बेंथम वहीं खड़े होकर नाचने लग गए, जैसे इनको कोई मणि मिल गई हो, कोई खान मिल गई हो। अर्थात वास्तविक रूप में इन्होंने अपने संपूर्ण दर्शन का आधार इस मूल मंत्र को ही बनाया। फिर क्या मूल मंत्र? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। जेरेमी बेंथम नाचने लग गया, गाने लग गया, झूमने लग गया कि मुझे कोई मणि मिल गई है, मुझे कोई खान मिल गई है, मुझे बहुत कुछ मिल गया। इसने वास्तविक रूप में, संपूर्ण रूप में जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सबका मूल आधार इसी को बनाया है। किसको? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ये बात आपको ध्यान में रखनी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कह रहा हूं? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आज हम केवल एक ही बात लेंगे, और वो ये, भाई जेरेमी बेंथम का जो मूल उपयोगितावाद या बेंथमवाद है, इसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। यहां तो सिर्फ ये देखना है कि एक उपयोगितावादी विचारधारा, क्या कह रहा हूं मैं, उपयोगितावादी विचारधारा की प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? क्योंकि जब तक उपयोगितावादी विचारधारा के सिद्धांतों को आप नहीं समझेंगे तब तक बेंथमवाद को नहीं समझ सकते। तो ये तो सामान्य बातें होगी, ये आपको विशेष ध्यान में रखनी है। क्लियर? एक बार फिर कह रहा हूं कि इस विचारधारा का जो मूल आधार है, मंत्र, वो क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब भाई व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाए उस कार्य की उपयोगिता है या नहीं ये देखा जाए। मतलब उससे सुख की प्राप्ति होती है या दुख की प्राप्ति होती है। सुख की प्राप्ति होती है तो कार्य किया जाए, कष्ट की प्राप्ति होती है, पीड़ा की प्राप्ति होती है तो कार्य नहीं किया जाए। जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है जेरेमी बेंथम ने, नोट कीजिएगा। क्या कह रहे हैं यहां जेरेमी बेंथम? नोट करें। बेंथम कह रहे हैं प्रकृति ने मानव को, नोट कीजिएगा, बेंथम का मतलब अगर आप वास्तव में बेंथमवाद को समझना चाहते हैं तो इस वाक्यांश को समझिएगा, संपूर्ण रूप में समझ में आएगा। क्या? कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुतापूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। कितनी महत्वपूर्ण बात है, नोट कीजिएगा। प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक, क्या? सुख दुख नामक दो प्रभुतापूर्ण स्वामियों के, मतलब यहां वास्तविक रूप में दो ही स्वामी संप्रभु हैं, सुख और दुख प्रभुत्वपूर्ण स्वामी के शासन में रखा है। व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्धारण सुख और दुख ही करते हैं। इस कोटेशन को आप बढ़ा सकते हैं। जेरेमी बेंथम भी कह रहे क्या करें कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामी के शासन में रखा है। व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्धारण सुख और दुख के द्वारा ही किया जाता है। चाहे व्यक्ति इसके बारे में इनकार करे, लेकिन सच्चाई यही है कि व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब व्यक्ति क्या कार्य करेगा क्या कार्य नहीं करेगा, इसका निर्धारण तो ये दो स्वामी करते हैं। कौन है स्वामी? सुख और दुख।
आप स्वयं देखिएगा, क्या वास्तव में व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो यह बात देखता है या नहीं कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी? यस, देखता है। इसलिए तो कह रहा है क्या है ये सुख और दुख? प्रभुत्वपूर्ण स्वामी, सम प्रभु स्वामी है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति क्या कार्य करेगा क्या कार्य नहीं करेगा, इसके तो दो ही मालिक हैं, दो ही स्वामी है, और वो भी सम प्रभु, प्रभुत्वपूर्ण। वो कौन है? सुख और दुख। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब मुख्य बात यही होगी कि व्यक्ति उसी कार्य को करेगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी, उस कार्य को नहीं करेगा जिससे दुख की प्राप्ति होगी। यह बात हॉब्स के द्वारा भी कहती गई थी। यह बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं उपयुक्तवाद के प्रमुख सिद्धांत, बिंदु रूप में नोट कीजिएगा। पहला क्या है इसका प्रमुख सिद्धांत? मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सुख की प्राप्ति है। अब देखो यहाँ ये बात आ चुकी है। क्या पहला बिंदु नोट कीजिएगा? मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? सुख की प्राप्ति है। अर्थात वास्तविक रूप में मनुष्य की मूल प्रवृत्ति यही है कि वह केवल उसी कार्य को करेगा जिस कार्य की उपयोगिता होगी, जिस कार्य से उसको सुख की प्राप्ति होगी। उस कार्य को नहीं करेगा जिससे उसको कोई उपयोगिता नहीं प्राप्त हो रही है, जिससे उसे दुख या पीड़ा की प्राप्ति हो रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला सिद्धांत क्या होगा? मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सुख की प्राप्ति है। क्लियर ये बात? मतलब मनुष्य की मुख्य जो स्वाभाविक प्रवृत्ति वो क्या है भाई? सुख की प्राप्ति तो है। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है उपयुक्तवाद का? उपयोगितावाद का आधार मानव कल्याण है। दूसरा सिद्धांत ये कह रहा है कि वास्तविक रूप में उपयोगितावाद का आधार मानव कल्याण है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में राज्य और सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए, नियम बनाया जाए, तो इसमें देखा जाना चाहिए, क्या देखा जाना चाहिए कि इससे मानव का कल्याण हो रहा है या नहीं। यहाँ कोई काल्पनिक बात नहीं की जानी चाहिए। यहाँ ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वास्तविक रूप में यहाँ पर प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम और सामाजिक समझौते के लिए कोई स्थान नहीं है, काल्पनिक बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो व्यवहार में देखा जाएगा कि जो कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है उस कार्य से व्यक्तियों का कल्याण हो रहा है या नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ इस उपयुक्तवादी दर्शन के अंतर्गत प्राकृतिक अधिकार नोट कीजिएगा, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम और सामाजिक समझौते के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ केवल मानव कल्याण की बात की जाएगी, अर्थात उस कार्य से व्यक्तियों को सुखों की प्राप्ति होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसका सिद्धांत क्या है भाई? उपयोगितावाद का आधार परोपकारवाद है। नोट करें, तीसरा क्या है इसका सिद्धांत? उपयोगितावाद का आधार परोपकारवाद है। इसका भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में जो ये उपयोगितावादी विचारधारा है इसका मूल आधार परोपकारवाद है। कैसे है कि वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि अन्य लोगों को सुख की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो रही है या नहीं। इसीलिए इसका मूल आधार या मूल मंत्र माना गया है, नोट करें, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अर्थात इस उपयोगितावाद का मूल आधार परोपकारवाद है। और परोपकारवाद कैसे होगा? इसमें यह देखा जाएगा कि समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनके अंतर्गत ये देखा जाए, मतलब उसका मापदंड है ये कि उसकी उपयोगिता है या नहीं। और उपयोगिता इसका मतलब यह है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। क्या? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है। अगला सिद्धांत चौथा क्या है भाई? उपयोगिता के सिद्धांत सुखवादी है। क्या है? उपयोगिता के सिद्धांत सुखवादी है। कैसे? क्योंकि वास्तविक रूप में उपयोगिता का आधार तो क्या है भाई? सुखवादी दर्शन ही तो है भाई। यहाँ यही तो देखा जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उन्हीं कार्यों को किया जाता है जिनसे ज्यादा लोगों को सुखों की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। उन कार्यों से बचा जाता है जिनसे पीड़ा या दुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका मूल जो आधार वो क्या है? सुखवादी दर्शन है। मैं आपको पहले कह चुका हूं कि सुखवादी दर्शन की बातें प्राचीन समय से की जा रही हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, हमारे भारत के अंतर्गत चार्वाक दर्शन में बातें की गई है कि खाओ पियो, मौज उड़ाओ, दूध पियो, घी पियो, चाहे इसके लिए कितना ही ऋण क्यों ना हो जाए, कितना ही कर्जा क्यों ना जाए, इसकी कोई परवाह नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मृत्यु होने के बाद में, देह समाप्त होने के बाद में कैसा पुनर्जन्म। तो जीते जी जितना हो सके व्यक्ति को
आनंद से, चैन से, प्रसन्नता से अपना जीवन जीना चाहिए। इसलिए उपयोगिता के सिद्धांत क्या है? सुखवादी हैं। ठीक, अगला सिद्धांत क्या है भाई? पांचवा, राज्य की सफलता का मूल्यांकन उपयोगिता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? राज्य की सफलता का मूल्यांकन क्या है भाई? उपयोगिता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि राज्य के द्वारा कोई भी कानून, कोई भी कार्य, कोई भी नीति बनाई जाए तो उसमें ये देखा जाए कि उस कार्य, उस नियम, उस नीति की उपयोगिता है या नहीं। अर्थात राज्य के कार्यों का मुख्य या मूल जो मापदंड है वो क्या है? उपयोगिता है। अगर उन कार्यों की उपयोगिता है, उन कार्यों से अधिक लोगों को सुखों की प्राप्ति हो रही है तो उस कार्य को किया जाना चाहिए। और यदि उस कार्य की उपयोगिता नहीं है, व्यक्तियों को सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए। वास्तविक रूप में जितने भी लोक कल्याणकारी राज्य हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मैं कह सकता हूं कि इसी सिद्धांत को आज भी अपनाया जा रहा है। जेरेमी बेंथम के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को आज भी अपनाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, समाज व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में जब तक सामाजिक अन्याय, सामाजिक क्लेश होते रहेंगे, तब तक किसी न किसी रूप में जेरेमी बेंथम की इस आधारभूत या मूल मंत्र को, कौन सा मूल मंत्र? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसको अपनाया जाता रहेगा। अब चलिए आगे बात करते हैं किसकी? छठा इसका सिद्धांत क्या है भाई? अगला, उपयोगिता अनुभवात्मक दर्शन है। कैसे भाई? वास्तविक रूप में जो उपयोगिता का सिद्धांत है या जो उपयोगितावादी विचारधारा है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि क्या है? अनुभवात्मक दर्शन है। क्यों है अनुभवात्मक? क्योंकि यहाँ प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम, नोट कीजिएगा, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम, सामाजिक अनुबंध जैसी विचारधाराओं के लिए कोई स्थान नहीं है, इनके लिए कोई जगह नहीं है, कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। ये तो केवल आनुभविक बात करते हैं। अर्थात राज्य और सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे व्यक्तियों को सुखों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, व्यक्तियों का कल्याण हो रहा है या नहीं। यदि सुखों की प्राप्ति हो रही है तो उन कार्यों को किया जाना चाहिए। यहाँ पर किसी भी रूप में कोई काल्पनिक बात नहीं की जाएगी। इसलिए क्या है? उपयोगिता अनुभवात्मक दर्शन है। नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है कि जेरेमी बेंथम का उपयोगितावाद एक काल्पनिक दर्शन है या अनुभवात्मक दर्शन है? आपका आंसर क्या होगा? अनुभवात्मक दर्शन है। ज्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं, इसको काल्पनिक दर्शन कह देते हैं। नो, ये काल्पनिक दर्शन नहीं है। अब कैसे? इसे बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन बता रहा हूं मैं आपको, इसको नोट कीजिएगा कि एक विद्वान है, कौन? हैलोवेल। नोट करें, क्या है? हैलोवेल क्या कह रहे हैं इसी बात को समझाते हुए नोट करें। नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र, क्या? नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को एक व्यापक वैज्ञानिक अनुभववाद के आधार पर, किसके आधार पर? वैज्ञानिक अनुभववाद के आधार पर प्रतिष्ठित करने का उपयोगितावाद एक प्रयास था। कौन कह रही बात? हैलोवेल। तो इसका मतलब ये जो उपयोगितावाद है ये काल्पनिक नहीं है, ये क्या है? अनुभवात्मक दर्शन है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला सिद्धांत क्या है भाई? बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। क्या? राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं आज विशेष। देखो, हम संपूर्ण रूप में, चाहे पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा हो, भारतीय राजनीतिक विचारधारा हो, वास्तविक रूप में जो मुख्य झगड़ा है वह तो यही है कि राज्य साध्य है या साधन, व्यक्ति साध्य है या साधन। क्लियर? अब यहां जेरेमी बेंथम का अध्ययन करते हैं, अर्थात उपयोगितावादी विचारधारा का अध्ययन करते हैं, तो इसने राज्य को क्या बतलाया है? साधन, और व्यक्ति को क्या बतलाया है? साध्य। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के लिए राज्य है
राज्य के लिए व्यक्ति नहीं है। क्या मतलब कि यदि राज्य के द्वारा कोई गलत कानून या नियम बनाए जाते हैं तो उन नियमों और कानूनों को बदला जा सकता है, उनको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का अहित किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब मुख्य कौन है यहाँ? व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों ने राज्य का निर्माण किया है, राज्य ने व्यक्तियों का नहीं किया है, इसलिए मुख्य कौन हो गया? यहाँ व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है। मैं आपकी बात पहले कह चुका हूं कि उपयोगितावादी विचारधारा भी वास्तविक रूप में व्यक्तिवाद पर ही तो आधारित है। व्यक्तिवादी विचारधारा भी क्या कहती है? व्यक्तिवादी विचारधारा भी व्यक्ति को क्या मानती है? साध्य। राज्य क्या मानती है? साधन। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में उपयोगितावादी दर्शन का ये भी एक सिद्धांत है कि ये व्यक्ति को क्या मानती है? साध्य मानती है, और राज्य क्या मानती है? एक साधन मानती है। मतलब कोई भी गलत नियम बनाया जाता है तो उस नियम को बदला जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है, मगर व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत पर। यह बात आगे चल करके एक विचारक हैं, क्या? इमैनुअल कांट। नोट कीजिएगा, क्या? इमैनुअल कांट। उन्होंने वास्तविक रूप में इसी बात के ऊपर बल दिया है, उपयोगितावादी की बात के ऊपर। क्या कहा उन्होंने? कि व्यक्ति होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है। क्या कह रहा हूं? व्यक्ति होने के नाते गरिमा से संपन्न है, उसे किसी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। चाहे वह अमीर है, गरीब है, ये नहीं देखा जाएगा, बल्कि व्यक्ति है, वह व्यक्ति है, इसलिए गरिमा से संपन्न है, सम्मान के योग्य है, उसे किसी भी सांसारिक साधन से तोला नहीं जा सकता। तो यहां पर भी व्यक्ति क्या माना जा रहा है भाई? साध्य माना जा रहा है। और हम भी कह रहे हैं यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति अपने आप में साध्य है, इसे साध्य होना चाहिए, इसे किसी भी सूरत पर किसी का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए, ना राज्य का, ना समाज का, ना सरकार का। ये किसी का साधन नहीं है, ये साध्य है। और यदि व्यक्ति को किसी भी रूप में साधन बनाया जाता है, चाहे कोई भी नीति, नियम, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी क्यों ना हो, उन सब का विरोध किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति साध्य है भाई, इसलिए ऐसा कोई भी नियम, प्रथा, रूढ़ी, रीति रिवाज जो व्यक्ति को साधन बनाता है उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नोट कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर उपयोगितावाद का जो सापेक्ष सिद्धांत वो क्या है भाई? राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य मानते हैं। क्लियर? अंतिम 8वां सिद्धांत इसका क्या है? किसका? उपयोगितावाद का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत 8वां, नैतिकता का मापदंड आनंद या पीड़ा है। नोट कीजिएगा, नैतिकता का मापदंड आनंद या पीड़ा है। अर्थात यहां इसका तात्पर्य ये होगा कि जिस कार्य से आनंद की प्राप्ति होती है वह कार्य नैतिक है। क्या वह कार्य नैतिक है? और जिस कार्य से पीड़ा की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है, कष्ट की प्राप्ति होती है, वह कार्य क्या है? अनैतिक है। इसलिए नैतिकता का मापदंड भी किसको बतला रहे हैं? आनंद या पीड़ा को, मतलब सुख या दुख को। इसीलिए अंत में मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसीलिए जैरमी बेंथम कह रहे हैं प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों के शासन में रखा है। व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण ये दो स्वामी करते हैं, वो मालिक करते हैं। कौन है स्वामी? सुख और दुख। चाहे व्यक्ति लाख मना करे कि मैं इनसे प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन जैरमी बेंथम कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या कार्य करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका निर्धारण ये दो स्वामी ही करते हैं। कौन? सुख और दुख। तो ये हो गया हमारा उपयोगितावाद के मुख्य सिद्धांत। इसी के साथ में जो ये अंग्रेजी विचारधारा है इसकी सामान्य बातें आज हमने की हैं। इसके बाद में अगली वीडियो में हम मूलतः जैरमी बेंथम का जो उपयोगितावाद है या बेंथमवाद जिसको कहा जाता है उसकी चर्चा करेंगे। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।